Good morning students. Today we are going to start our revision work chapter 4. Previous time we have revised chapter 3 atom and molecules. Now we will start chapter 4 structure of the atoms revision work. सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम की स्ट्रक्चर के बारे में आता है। एटम्स में स्ट्रक्चर में इसकी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके जो आउटर सेल्स हैं यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके जो आउटर सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं उन पर न्यूट्रल चार्ज होता है यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है। हमेशा एटॉमिक मास के लिए हम टोटल नंबर्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को दोनों को ऐड करते हैं और वो उसका एटॉमिक मास होता है। किसी भी एटम के लिए ये इसेंशियल है कि उसमें जितने एटॉमिक नंबर हैं उसके प्रोटॉन संख्या और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन संख्या और उसके इलेक्ट्रॉन संख्या ऑलवेज इक्वल होंगी। इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर कैनालरीज एंड सेकंड क्वेश्चन है इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। इसका आंसर है व्हाट आर कैनालरीज का द रेज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड विच एवर पॉजिटिवली चार्ज, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है रेज, और कहाँ से आती है? एनोड से आती है। वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। These rays were called canal rays as they pass through the holes in the perforated cathodes, जो कि जो होल्स होते हैं उनसे वो पास होती है। If an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? An electron negative charge particle and protons positively charged particle न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में डिफरेंट मॉडल्स थे। थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है। आपने पढ़ा कि जो थॉमसन मॉडल था उसमें एज लाइक है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे उसमें एम्बेडेड बने धसे होते हैं, एम्बेडेड बने धसे हुए होते हैं। जैसे कि वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वो उसमें काफ़ी एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। एल लाइक एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे इसमें एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। इसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल आया था। उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल को सेलेक्ट किया था और उन्होंने इसके लिए गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल पर उन्होंने इस पर जो पॉलिश की थी जिंक की, और करने के बाद में उन्होंने जेडएनएस का लेप किया था। और जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का इस पर स्कैटरिंग की, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ हीलियम पार्टिकल्स हैं, उन्होंने यहाँ पर स्कैटरिंग की तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आए, उनको उसने नोट किया। ये पहले भी आपने वीडियो में पढ़ा। इसके बाद में ड्रॉबैक्स था रदरफोर्ड मॉडल का। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो एग्जैक्ट ऐसा माना गया है कि स्टेबल नहीं है। एन पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड लेट एनर्जी। जब कोई भी एटम्स होता है जो रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। ओके, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली वाटर को एनर्जी का लॉस करेगा तो कम्प्लीटली फाइनली उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इफ देयर वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। और यदि ऐसा होता है तो जो एटम है वो हाईली क्या है? अनस्टेबल है, लेकिन एटम हमेशा स्टेबल होता है। एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। जबकि एटम कैसा होता है? क्वाइट स्टेबल होता है, बिल्कुल स्थिर होता है। बोर मॉडल आए थे। बोर मॉडल में उन्होंने
जो मॉडल था, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. नील्स बोर ने इस सिद्धांत के बारे में कुछ सिद्धांत दिए, प्रतिपादित किए। वो ऐसे थे: ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक निश्चित एक सर्टेन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इज द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और जब वो किसी निश्चित पथ में जब रिवॉल्व कर रहा होता है, एक निश्चित जो सेल है, सेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, सेल जानते हैं KLMN, उनमें रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो कोई भी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। These orbit or cells are called energy levels in an atom are shown in figure। ये फिगर है इसका एटम का। इसमें अंदर की ओर न्यूक्लियस है, फिर K सेल है, फिर L सेल है, फिर M है और फिर N सेल है। आपको मालूम ही है इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं हम 2n² रूल से करते हैं। K के लिए N 1 होता है, L के लिए 2 होता है, M के लिए N 3 होता है और N सेल के लिए N 4 होता है। तो जो फार्मूला है अपना इसमें लगाकर और हमें इलेक्ट्रॉन की जो टोटल नंबर्स हैं इन सेल्स में मालूम हो जाता है। न्यूट्रॉन्स के बारे में क्वेश्चन से पहले, ऑन द बेसिक ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। कि किस बेसिक पर, थॉमसन मॉडल के बेसिक पर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं एज ए होल। तो देखिए, एज पर थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम एन एटम कंसिस्ट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विच आर इक्वल टू इन नंबर एंड मैग्नीट्यूड, सो दे बैलेंस ईच अदर एज ए रिजल्ट ऑफ विच एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। यानी कि किसी एटम के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में ड्रॉ ए स्केच डायग्राम मॉडल है। आपने देखा कि भाई ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्थ मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 सेल्स। तो इसमें ये एटम बनाया हुआ है और 3 सेल्स के बारे में पूछा है। वैसे टोटली 4 होती है KLMN। ओके, तो यहाँ पर 3 सेल के बारे में पूछा है, तो हो जाएगा N न्यूक्लियस है, फिर K सेल, फिर L सेल, फिर M सेल। ये फर्स्ट में क्या है, न्यूक्लियस है, बोलो ये न्यूक्लियस है। इसके बाद में इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूट्रलाइज ईच अदर। ओके, क्वेश्चन जो अगला वाला है उसमें राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। ये इसमें जो संख्याएं दी हुई हैं, कार्बन एटम है, मैंने बताया आपको इसमें फाइंड आउट करना है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। सबसे पहले कार्बन एटम्स का एटॉमिक नंबर 6 है, सोडियम का कितना है, 11 है एटॉमिक नंबर। हमें इसमें K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, L में कितने आएंगे, M में कितने आएंगे और N में कितने आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं K से। तो 2n² में K के इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। इसके बाद में 2 के बाद में फिर जो नेक्स्ट होगी हम N का वैल्यू रखेंगे वहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा। तो इसमें राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम में कार्बन एटम एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। बता दिया मैंने आपको, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें क्या होगा, प्रोटॉन नंबर और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर टोटल 6 हमारे पास में न्यूक्लियस जो
6 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आएंगे, जैसे के सेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में जो एल सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो आते हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n स्क्वायर से 2 इंटू एन स्क्वायर हमने लिया 2 टू द 4 4 टू द 8, इनकी 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है सोडियम की। उसके बाद में ये है, एक तो था इसमें कार्बन, एक था इसमें अपना कौन सा था वो हीलियम था, और के सेल में 2 थे और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम एटम 11 पे आता है, तो इसमें 11 प्रोटॉन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन और एम के लिए 1, और एन इसमें है नहीं। ओके, ये क्वेश्चन है, इफ के एंड एल सेल ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। हमें मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल सेल कैन होल्ड 8। तो यहाँ पर के और एल सेल कम्प्लीटली फिल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हमने ऐड कर दिया 2 + 8, तो कितने आए इसमें 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइम करेंगे वैलेंसियाँ क्या होती है, और वैलेंसी हमारे लिए क्या, वैलेंसी हमने पढ़ा कि चैप्टर 3 था उसमें वैलेंसी का कितना जो फॉर्मूला बनते हैं वहाँ पर जो ये वैलेंसी है उसका इम्पोर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम इसका ही चैप्टर का जो पार्ट है अगला पार्ट करेंगे इसमें रिवीजन के लिए। थैंक यू।